इधर से फ्री में एक क्वेश्चन आपका बनता है। अब इधर की जो धाराएं हैं मैं बता दूं, आप आईपीसी है चूंकि ये, और आप सभी धाराओं को पढ़ नहीं सकते, तो अच्छा यही होगा, यानी कि आपका देखिए अच्छा यही होगा कि जो आपका मैंने लिखवाया जाए और जो सेक्शन पर टिक मरवाया जाए। डायरेक्ट से भी ये सब धाराएं पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, वी धाराएं कम से कम तैयार रखिए तो अच्छा यही होगा। पर फिर एक क्वेश्चन बनाया जाए, जैसे कि एक आदमी है प्राधिकारवान व्यक्ति और एक अभियुक्त से कहता है कि अच्छा यही होगा कि तुम अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लो। यानी कि अब बताइए क्या इस वाक्य में धमकी है कि नहीं? आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, तो पूछा गया यूपी में। बताइए क्या ये जो वाक्य मैं बोल रहा हूँ और अभियुक्त अपना अपराध कर पेश कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो क्या ये सुसंगत होगा संस्वीकृति की धारा 24 में विसंगत होगी कि अच्छा यही होगा? तो आप लोगों को क्या लगता है धमकी कुछ है कि नहीं इसमें है? तो ये संस्कृति क्या होगी? विसंगत। यही सब छोटी छोटी बातें पकड़नी, और क्या पढ़ने तो सब पढ़ रहे हैं भाई। पढ़ने को ये नहीं कि कोई बैठा हुआ है 50,000 में, लेकिन जो दो चार बातें हैं वही आपको पकड़नी है। तो आईपीसी में भी इधर की धाराएं छांट कर पढ़ी जाती हैं और फ्री के लिए केवल आती है ज़्यादातर, और जो आपका पढ़ाया जाए बताया जाए ज़्यादातर वही तैयार रखिए, क्योंकि 511 धाराएं याद करना मुश्किल है। तो आइए 121 से क्वेश्चन बनता है, हेडिंग डाल लीजिए भाई, लिखेंगे तो हेडिंग डालते रहिए, नहीं तो बेरक से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न करना और युद्ध का दुष्प्रेरण करना। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न करना या युद्ध का दुष्प्रेरण करना। अब देखिए आपका वो, हाँ पहले दंड लिखवा दिया भाई, तब सही रहेगा। हेडिंग डालिए, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, युद्ध का प्रयास करना और युद्ध का दुष्प्रेरण करना। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित होगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये धारा पहले मिली जो स्टेट के विरुद्ध अपराध है और जिसमें फांसी की सजा है। तो दंड लिख लीजिएगा, अधिकतम कितना? मृत्युदंड, बस एक लाइन लिखना है। अधिकतम कितना दंड मिल सकता है? मृत्युदंड। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन बनता है और वही क्वेश्चन एक तो सेक्शन याद रखना है और फिर आपका पूछा जाता है कि धारा 121 के तहत क्या दंडनीय नहीं। देखिए मैं ऑप्शन कैसे बना रहा हूँ, ऑप्शन बना लीजिए। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, बताइए दंडनीय है कि नहीं है? भारत सरकार के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र करना, आपराधिक षड्यंत्र करना यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना दूसरा देगा। तीसरा दे देगा भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का प्रयत्न करना और चौथा एबेटमेंट यानी कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का क्या करना। देखिए ऐसे बिहार आजकल पूछा जा रहा है, फिर वाक्य बना रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन धारा 121 के तहत दंडनीय नहीं? तो कौन दंडनीय इसमें से नहीं है? 121 में युद्ध करना है ही। अब यही खोजना पड़ेगा, जब तक चारों ऑप्शन नहीं आएगा नकारात्मक क्वेश्चन कवर करना संभव नहीं है। युद्ध करना है ही, युद्ध का प्रयत्न करना है ही, युद्ध का दुष्प्रेरण है ही, तो कॉमन नहीं है आपराधिक षड्यंत्र। तो आपराधिक षड्यंत्र नहीं है। पहला जो क्वेश्चन आपका मॉडल ये बनेगा। दूसरा मॉडल ये बनता है कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना और युद्ध का प्रयत्न करना। ये अब चार ऑप्शन देगा,
अलग अलग धाराओं में दंडनीय है, एक ही धारा में दंडनीय है। फिर देगा एक ही धारा में भिन्न भिन्न दंडों से दंडनीय है। और अंतिम देगा एक ही धारा में समान दंड से दंडनीय है। बताइए, एक ही धारा में क्या तो दंड अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। और दंड क्या है? मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माना। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है भाई। तीसरा क्वेश्चन आइए, इसको लिखिए भाई, इसको लिखिए, इसको कोरिलेट भी करना है। लिखिए भाई आपका, इस धारा के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना और युद्ध का प्रयत्न करना और दुष्प्रेरण करना, तीनों लिख लीजिए। कहीं कहीं दुष्प्रेरण आ गया तब अलग से मैं लिखवा रहा हूँ, है डायरेक्ट में वही बात। इस धारा के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न करना और युद्ध का दुष्प्रेरण करना, तीनों अच्छे से तैयार रखिएगा, तीनों समान दंड से दंडनीय है। तीनों समान दंड से दंडनीय है। चलिए पुराने लोग बताइए भाई, और कोई अच्छा उदाहरण जो कंपटीशन में ऐसा ही बनता है तो कौन सा है? डकैती और डकैती का प्रयत्न। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि डकैती करना और डकैती का प्रयत्न करना एक ही धारा में समान दंड से दंडनीय है। यानी कि जो व्यक्ति अटेम्प्ट टू डकैती करेगा या डकैती करेगा, दोनों लोग यानी कि दोनों एक ही दंड से एक ही धारा में क्या होंगे? दंडित। तो आईपीसी की कौन सी धारा डकैती के लिए दंड का प्रावधान करती है? कौन सी है? 395। अब देखिए क्वेश्चन झारखंड ने कैसा बनाया, कोरिलेट करके लिखना भी लिखवा देंगे, पर समझिए तो यही सब टेक्निकल क्वेश्चन हम निकालना है आईपीसी। डकैती करना और डकैती के लिए प्रयत्न करना, आईपीसी की धारा 395 में दोनों एक ही धारा में समान दंड से क्या है? दंड। अब ये ना कहेगा, आप पूछा देखिए क्या जाता है। अब कैसे आपका निकालते हैं नियम। डकैती का प्रयत्न कहाँ दंडनीय है? 4 ऑप्शन देगा और एक देगा इनमें से कोई नहीं। और लोग खोजेंगे बेयर एक्ट की भाषा, और बेयर एक्ट में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि परिभाषा से हमने अटैक किया और डकैती का दंड हमने धारा 391 परिभाषा से जोड़कर और कौन सा दंड बताया है। तो जब तक 391 से नहीं पढ़ेंगे 395 भी समझ में आएगी। तो ये हम उतना आगे बताया जाएगा, लेकिन मैं उतना संभव नहीं है फिलहाल। लेकिन एक लाइन तो लिख सकते हैं जो रट्टा रटाया हो। लिखिए, अगला लिखिए कोरिलेट करके, डकैती तथा डकैती का प्रयत्न करना। अच्छा ये क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा। डकैती और डकैती का प्रयत्न करना धारा 395 में, धारा 395 में समान दंड से दंडनीय है। गलत ना हो, ये क्वेश्चन मिलना मुश्किल रहता है थोड़ा। जो बेयर एक्ट केवल पढ़कर जाता है उसके बस की बात नहीं है, मैं बता दूं। जो जब तक ये कंसेप्ट क्लियर ना हो, समान दंड से क्या है? दंड। अब आइए 121 ए, 121 ए में है, लिख लीजिए, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का षड्यंत्र करना। भारत 121 ए कैपिटल लिखिए धारा, नई धारा अब चल रही है। 121 ए, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का षड्यंत्र करना, यानी कि क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी बताया जाएगा आगे डिटेल में, उससे भी एक क्वेश्चन बनता है। षड्यंत्र करना, ट्रांसपेरेंसी करना,
अब अभी हमने बताया कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का षड्यंत्र करना 121 में दंडनीय नहीं है, लेकिन अलग धारा जोड़ दी गई अंग्रेजों द्वारा। और कौन धारा जोड़ी गई? 121 से। और षड्यंत्र को भी क्या बना दिया गया? दंडित किया गया। लेकिन दंड की मात्रा थोड़ा बहुत क्या है? कम। तो कितना अधिकतम सजा मिल सकती है षड्यंत्रकारी को? मृत्युदंड नहीं, कितना? मैंने अधिकतम क्यों लिखा जाता है? अधिकतम दंड आजीवन कारावास, पूरा नहीं लिखा जाता भाई, इतना में चल जाएगा काम। आपका अधिकतम दंड कितना होती मिल सकता है? आजीवन का। बस एक लाइन लिखिए सर। इसमें भारत सरकार से मतलब राज्य सरकार से भी संबंधित है कि सिर्फ भारत सरकार के? नहीं, दोनों के खिलाफ भाई। राज्य की सरकार भी, भारत की सरकार, दोनों लिखा है। बैरक में दोनों लिखा, वो लिखवाया नहीं जा रहा है। भारत सरकार मतलब राज्य सरकार समाहित लिखा भी गया है। कहीं देखिएगा। अगला देखिए भाई, आपका 122 आप 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना, ये छोड़ सकते हैं, कम चांस रहता है। 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना, ये भी छोड़ सकते हैं। 124 भी छोड़ सकते हैं। अब इधर ज्यादा बनता है 124A, सेडिशन या राजद्रोह। मैंने अगर आप चाहें तो 2 धारा छोड़ सकते हैं। अगर ज्यादा पढ़ना हो तो भाई पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर छोड़ भी दिए तो 1% चांस है आने का, और 1% रेट पर हम पढ़ा नहीं सकते भाई, वो 90% ही आएगा, 10% के बस की बात नहीं है। 124 से क्वेश्चन बनता है सेडिशन या राजद्रोह। देखिए LLM में कैसे क्वेश्चन बना, UPJ में कैसे क्वेश्चन बना। आपका सेडिशन या देशद्रोह भी कहा जाता है या राजद्रोह कहा जाता है। राजद्रोह की अगर परिभाषा में देखा जाए तो ये अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था, और जो भी क्रांतिकारी थे उन पर कौन सी धारा लगाते थे अंग्रेज ज्यादा? 124 से, और जेल में डाल देते थे। अब चूंकि भारत आजाद हो गया और भारत के संविधान ने आपका मूल अधिकार दिया, और मूल अधिकार में मुख्य रूप से क्या दिया? आर्टिकल 19 दिया। कितनी स्वतंत्रता है? 6। और पहली स्वतंत्रता कौन है? प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है 6 स्वतंत्रता। पहली कौन है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति, यानी कि अपने विचारों को रखिए, अपनी बातों को रखिए। तो ऐसी दशा में अब 2 समस्या हुई। एक तो आप कह सकते हैं कि सरकार के नीतियों की आलोचना करते हैं सरकार की, और दूसरा कानून कहता है कि सरकार के खिलाफ अगर बिगुल बजाते हैं तो आप जेल जाएंगे, दंड पाएंगे। तो ऐसी दशा में बहुत दुविधा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में इस धारा को काफी सीमित कर दिया है। डिटेल में बताया जाएगा ये धारा, अभी आपका छोड़ी जाएगी, क्योंकि अभी आपका 1 हफ्ते तक केवल प्री वाले चलेंगे। उसके बाद बड़े बड़े चैप्टर उठाया जाएगा IPC में, ताकि कुछ सेक्शन तैयार है और जाके घर पर क्या करिए, अभी से रट्टा मारिए। इसका नियम यही है। तो अगला क्वेश्चन जो बना मैंने कि आपका वर्ष, अभी आपका कहा भी सुप्रीम कोर्ट अभी 2-3 दिन पहले फैसला है कि सरकार की नीतियों का विरोध करना ये राजद्रोह या देशद्रोह या सेडिशन नहीं है। कि सरकार जब चाहे राजद्रोह का मुकदमा करके क्या करती है जेल के अंदर, इसमें शक नहीं है। तो सरकार इसका मिसयूज ज्यादा करती है। तो अलग बात में बताया जाएगा। वीर सावरकर के केस से लेकर तमाम केस है, डिटेल में हम चलेंगे। लेकिन एक जो क्वेश्चन बनता है राजद्रोह में, आपका राजद्रोह में अधिकतम सजा कितनी दी जा सकती है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है जो LLM और UPJ में बना था 124 से कब जोड़ी गई, 2 क्वेश्चन आपको रखना है। 124 से कब जोड़ी गई? 1870 में। लिखिए
देखिए यह हो गया, हेडिंग डालिए ना रात को। देखिए यह धारा 1870 में संशोधन करके जोड़ी गई। ये एलएलएम की प्रवेश परीक्षा में भी आया था और यूपीजे में भी। 1870 याद रखिएगा, पूछा सकता है। अब आपका देखिए इसमें दंड पड़ेगी वाले तब को लेकर लिखिए अधिकतम सजा राजद्रोह के लिए अधिकतम दंड आजीवन कारावास। कितना मिल सकता है? आजीवन कारावास। 3-4 क्वेश्चन को रिलेट करके आपको बनाना है और 3-4 क्वेश्चन जरूर याद रखिए। चारों कानूनों में याद रखिए आपका जो बिहार एपीओ में है वही बताया जाएगा। संविधान, आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी। एक क्वेश्चन यूपी एपीओ ने बनाया क्वेश्चन, इसमें शक नहीं है। यूपीजे ने भी बनाया था और बिहार भी बना सकता है, इसमें भी शक नहीं है। देखिए आपका चारों का जो प्रथम संशोधन है वह जरूर याद रखना है। तो सबसे पहले हम आपका आईपीसी पढ़ा रहे हैं तो आईपीसी ही बताएं, और यूपीजे में इस बार क्वेश्चन ये आया था। तो आपका पहले चारों बता दे तब एक लाइन लिखवाया जाए, समझा दिया जाए एक लाइन। आईपीसी में प्रथम संशोधन किस ईयर में किया गया? किस सन में किया गया? तो क्या मारेंगे? 1870। फिर दूसरा क्वेश्चन यूपीजे का है पिछली बार, आईपीसी की धारा 34 में कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार। और किस सन में? सन इस बार पूछा था, किस सन में किया गया? 1870। आईपीसी की धारा में 34 में। और आपका कह सकते हैं कि 124 एक कब जोड़ी गई? तो आईपीसी में पहली बार संशोधन करके कब? 1870। इतना दायरा सीमित रखा जाए क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन सीआरपीसी में पूछ सकता है कि सीआरपीसी में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो 1978 लिखवाएंगे इसमें क्वेश्चन। इस बार यूपी एपीओ में जो क्वेश्चन बना था एविडेंस में जाकर बना था ये भी इसी बार, आपका दूर नहीं हुआ, यानी कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। देखिए क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य, 3-4 क्वेश्चन निकालिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सबसे पहले संशोधन किस सन में किया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट किस सन में? 1908। एक क्वेश्चन बना कि क्या किया गया? तो धारा 2 को क्या किया गया? निश्चित, और अनुसूची को निश्चित किया गया। तो कौन सी एविडेंस की धारा निश्चित है? ये कई धारा है, कौन सी? 2। किस सन में की? और ये कौन सा संशोधन था एविडेंस में? प्रथम। 3 क्वेश्चन बस याद रखिए। यूपी एपीओ का भी क्वेश्चन था। अब आ जाइए, संविधान चल ही रहे हैं तो संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किस सन में किया गया था? किस सन में? एक साथ कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए? 4। भले आईपीसी चल रही हो लेकिन एपीओ के लिए कितने क्वेश्चन? और निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए अभी यूपीजे का भी क्वेश्चन मैंने बताया और इसी बार यूपी एपीओ में बना धारा 2 भी बताया गया और बिहार में भी बन सकता है। फालतू ज्यादा पूछा जा रहा है, इसको लिखिए भाई। आईपीसी में प्रथम बार संशोधन को लिख लेना कि 124 से कब जोड़ी गई, उसके आगे लिखिए। आईपीसी में प्रथम बार संशोधन 1870 ईस्वी में किया गया। शॉर्टकट में लिखने का प्रयास करिए भाई, आप ही समझ सकते हो उतना शॉर्टकट में लिखिए। 1870 में किया गया। दूसरा लिखिए, संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। वही सन पूछा जाता है, 1951 लिखिए। फिर लिखिए, सीआरपीसी में प्रथम संशोधन 1978 में किया गया, 1978।
सीआरपीसी में प्रथम संशोधन 1978 में किया गया। और आपका सीआरपीसी में जो विभाग पूछ सकता है कम से कम एक धारा हम बता दें, और वह धारा पूछ सकता है 167 2A। ये धारा आपका सीआरपीसी में पूछ सकता है। इसको हम बता दें भाई, क्योंकि आपका कोरिलेशन जबरदस्त अब चलना चाहिए। यानी कि इस समय कोरिलेशन क्या होना चाहिए, सबसे तगड़ा होना चाहिए एग्जाम में, ताकि कहीं से भी आपका पूछ ले तो भाई गलत ना हो। जो ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये में पूछा गया तो भाई 167 से एक क्वेश्चन आएगा, बताया जाएगा। लेकिन ये में भी इस बार एक क्वेश्चन आया था और आपका आगे भी बनने का पूरा चांस है, इसमें शक नहीं है। लेकिन 1968 ईस्वी 1978 ईस्वी में क्या मुख्य संशोधन किया गया, ये तो एक लाइन हम बता रहे हैं जो आ सकता है, पूरी संभावना है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को 167 में रखा गया। किस मजिस्ट्रेट को? एग्जीक्यूटिव। और ये कहा गया कि अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिले तो आप कहाँ पेश कर सकते हैं अभियुक्त को? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन किसी भी कार्यपालक नहीं, उस कार्यपालक या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जिसको कि जुडिशियल पावर क्या होता है। और जुडिशियल पावर राज्य सरकार नहीं देती है, कौन देता है? हाई कोर्ट। तो राज्य सरकार के रिकमेंड पर कौन देगी? हाई कोर्ट। उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन अच्छा बनता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिन के लिए कस्टडी में भेज सकता है, रिमांड में भेज सकता है, अभिरक्षा में भेज सकता है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कितने दिन पावर दिया गया? 7। और यही न्यायिक मजिस्ट्रेट पूछ ले तो कितना? जरूर कार्यपालक कितना? न्यायिक। चलिए बताइए, तो 7 दिन बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कोई अधिकार नहीं, न्यायिक को है। तो न्यायिक एक बार में कितने भेजते हैं? पढ़ाते रहिए समय भर, देखिए बिहार जे का क्वेश्चन वही बता दिया जाए। अब 15-15 दिन, 60 दिन या 90 दिन यही पूछा गया था बिहार में। कई लोग, मैं देख रहा था एक लोग पेपर भेजे थे 45 दिन मार्क करा, हमें लग पता न कहाँ से 45 दिन पढ़ लिए, या तो 60 या 90, यही तो दो समय है। यदि 10 वर्ष से कम की सजा है और पुलिस ने 173 2 सीआरपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट 60 दिन के अंदर नहीं भेजी और अभियुक्त इस समय जेल में है, तो अभियुक्त अधिकार के रूप में जमानत पाने का क्या होगा? इसी को इंटरव्यू में पूछा जाता है। डिफॉल्ट बेल क्या है? डिफॉल्ट बेल मतलब व्यतिक्रम के कारण जमानत। तो 10 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय अपराध है तो कितने दिन? और 10 वर्ष या 10 वर्ष से ऊपर या मृत्यु दंड आजीवन कारावास है तो कितने दिन? तो इस बार कौन पूछा था बताइए? 60 90 वाला। चलिए कुछ लोग तो भाई बता दिए सही करके लग रहा है क्या है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी गलत करके आए होंगे, इसमें शक नहीं है। फिर भाई कोई आपका भाई उसमें देखिए कहाँ लिखा पीछे हो गई ना। इसके बाद आपका एविडेंस बचा, लिखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सर्वप्रथम 1938 में संशोधन किया गया। ये यूपीएफयू में बना था इस बार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सर्वप्रथम 1938 में संशोधन किया गया तथा धारा 2 और अनुसूची को निश्चित किया गया, समाप्त। तथा धारा 2 और अनुसूची को रिपील किया गया, समाप्त किया गया। अगला देखिए 124 के बाद आप 125 छोड़ दीजिएगा, इसके बाद 126 क्वेश्चन बनता है। 125 भी पढ़ सकते हैं भाई, कोई ये नहीं, लेकिन ज़्यादा चांस 126 से। लिखिए भाई भारत सरकार के साथ, बस एक लाइन लिखना है, भारत सरकार के साथ 126 में लिखिए
भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले शांति का संबंध रखने वाले शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना, शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना या लूटपाट की तैयारी करना, दोनों एक में जोड़ लीजिए। लूटपाट की तैयारी यानी कि लूटपाट करते हैं तब और लूटपाट की तैयारी करते हैं तब, दोनों इस धारा में क्या है, वही तैयारी ही पकड़नी है, प्रिपरेशन। तैयारी करना दंडनीय है। दंड लिखिए भाई, अधिकतम सजा लिखी जाती है। 7 वर्ष तक का कारावास लिख लीजिए। अधिकतम सजा कितनी है? 7 वर्ष तक का कारावास। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है 130 से, लिखिए धारा 130। लिखिए ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना, यानी कि राज कैदी, युद्ध कैदी, पूरा लिख सकते हैं। राज कैदी या युद्ध कैदी, पूरा वाक्य लिख लीजिए। राज कैदी या युद्ध कैदी या युद्ध कैदी के निकल भागने में सहायता देना, के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। मुख्य रूप से आपका हार्बर या संश्रय शब्द पर पूछा जाता है। और पिछली बार रेशियो में एक क्वेश्चन बना था, हार्बर या संश्रय, न समझ में तो लिखिए आश्रय। संश्रय ना है तो क्या लिखना है? आश्रय। देखिए आश्रय पर ही मॉडल हमें चलना है। पहला मॉडल बनता है कि संश्रय या हार्बर शब्द या आश्रय शब्द आईपीसी की इस धारा में परिभाषित है। तो 52A गलत ना भाई, संश्रय या आश्रय, इंग्लिश में हार्बर करते हैं, शब्द कहाँ परिभाषित है? तो गलत ना हो, कहाँ परिभाषित है? आपका 52A। अब दूसरा क्वेश्चन जो राजस्थान ने बनाया कि आश्रय देना किसी अपराधी को दंडनीय है। अपराध के पूर्व आश्रय देना, अपराध करने के पूर्व आश्रय देना, अपराध के बाद आश्रय देना, दोनों इनमें से कोई। ये राजस्थान का मॉडल कौन दंडनीय है? बाद में दोनों। सतर्क रहिएगा, 316 वो लोग पढ़ कर आइएगा, बताया जाएगा। लेकिन यहाँ जानना है कि अब आइए उदाहरण देखा जाए भाई, क्योंकि जब लोग आधा लोग कह रहे बात और आधा लोग दोनों, तो अच्छा नहीं। जब बता मैंने आपका मतभेद हो गया तो उस मतभेद का यही क्या कर देना, समाधान। देखिए ध्यान से, 7 लोग आते हैं और उनका इरादा है कि हम इस शहर में या गांव में डकैती करें। एक होटल में जाते हैं और होटल में कमरा बुक करके 7 लोग रहते हैं। अगर होटल का मालिक ये जानता है कि ये डकैती करने आए हैं, फिर भी अपने यहाँ क्या दे देता है, कमरा, तो होटल का मालिक अपराध करने के पूर्व संश्रय दिया कि बाद, अभी अपराध कर किए तब भी होटल का मालिक आश्रय के लिए दंड का क्या होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, अपराधी अपराध करने के बाद फरार हुआ और जाकर अपने पिताजी के घर में छुप गया, तो पिताजी संश्रय लेने के लिए दंड के क्या होंगे, भाग। लेकिन एक है वही आपका कह सकते हैं, पूछा भी जाता है वाइफ, यानी कि पत्नी। फिर एक बार देखिए एपीओ में पूछा गया था और यही लिखना भी है,
2 लाइन लिखवाएंगे, लेकिन इसको समझिए, यही क्वेश्चन आता है कि कौन एक दूसरे को आश्रय या संश्रय देने के लिए दंडनीय नहीं होंगे। तो अगर पति अपराध करके आ गया और कौन आश्रय दे दी? पत्नी। और पत्नी अपराध करके आ गई, कौन आश्रय दे दिया? पति। तो ये एक दूसरे को संश्रय देने के लिए दंडनीय होंगे कि नहीं? नहीं। लेकिन अब दे दिया कि माता पिता संश्रय दे दिए, तब भी दंडनीय। और आजकल तो भाई चल ही रहा है कौन सा, और क्या बताया देखिए, लोग अपने आप बताने लगे कौन चल रहा है। 1 नंबर पर रिश्ता चलता है ना, कहा जाता है साधु भाई है, आए हैं, इनकी सेवा भाव माता पिता से भी अधिक करिए, नहीं तो शादी भी नाराज हो जाएगी और पत्नी तो नाराज होगी कि हमारे जीजे का अपने स्वागत अच्छे से, तो अलग बात है। लेकिन कम से कम उदाहरण ये तो याद रखिए कि कौन दंडनीय नहीं होगा? पति पत्नी एक दूसरे को संश्रय देने के लिए दंडित नहीं होंगे। यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। लिखिए भाई, तो भाई अलग से लिखिए उसको। लिखिए, अपराध के पूर्व और अपराध के बाद दोनों दशाओं में संश्रय देना दंडनीय है। बस 2 लाइन लिखवाना है, समझाना ज्यादा है, लिखवाना कम है। लिखिए, अपराध के पूर्व तथा, ये आ चुका है राजस्थान में, गलत ना हो, रिपीट करें तो, अपराध के पूर्व तथा अपराध के पश्चात दोनों दशाओं में संश्रय देना दंडनीय है। पहला ये याद रखना है। दूसरा याद लिखिए भाई, दूसरा नियम, यदि पति पत्नी एक दूसरे को संश्रय देते हैं, यदि पति पत्नी एक दूसरे को संश्रय देते हैं, तब ये संश्रय के लिए दोषी नहीं होंगे। तब ये संश्रय के लिए दोषी नहीं होंगे। अब आइए आपका अध्याय 7। यहाँ भी अध्याय 7 में 2 से 3 धाराएं पढ़नी है, ज्यादा नहीं। वही धारा पढ़कर जाइएगा, ज्यादा ना पढ़िएगा। इधर आइए, अध्याय 7 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में 131 से लेकर 140। यहाँ जो आपका पढ़ना है धारा 132 पढ़ना है। लिखिए भाई, धारा 132 हेडिंग डालिए, विद्रोह का दुष्प्रेरण। हेडिंग डालिए तो धारा 132 में एक लाइन 2 लाइन जाना है, 3-4 धारा पढ़नी है, ज्यादा ना पढ़िएगा। 132 की मृत्यु दंड है, इसलिए लिखवाया जा रहा है। लिखिए, विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। हेडिंग डालिए, विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। दंड लिख लीजिए, अधिकतम सजा मृत्यु दंड। तब आपका समझा जाए कितनी है सजा, इसलिए पूछा जा सकता है कि इसमें भी क्या है, फांसी की सजा। देखिए, क्रांतिकारियों को इसी धारा में लपेटा जाता था जो उकसाते थे। देखिए भाई, मंगल पांडे ने उकसाया सैनिकों को कि तुम अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्या कर दो, विद्रोह। और सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह। तो जो व्यक्ति क्या किया है, उकसाया है सैनिकों को, उसे कौन सा दंड अधिकतम मिल सकता है, फांसी की सजा। यानी कि बहुत कठिन, आप कठोर है, क्या मिल सकता है, मृत्यु। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है और चाहे जल से आपका तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना को उकसाता है कि तुम सरकार के खिलाफ क्या कर दो, विद्रोह। और यदि उसके उकसाने के कारण सरकार के खिलाफ विद्रोह हो जाता है, कौन कर देते हैं, सैनिक।
तो जो उकसाया है यानी कि उकसाना नहीं भाई, जो दुष्प्रेरण किया है, क्योंकि दुष्प्रेरण तो भाई 3 प्रकार से हो सकता है। आपका कैसे कैसे उकसाया भी जा सकता है, षड्यंत्र भी, और साथ भाई उकसाना हम न करके एक लाइन में दुष्प्रेरण कहें, ताकि ये तीनों बातें क्या हो, शामिल हो। दुष्प्रेरण करता है तो ऐसे दुष्प्रेरण करने वाले को किस धारा में दंडित किया जाएगा, IPC की 132 में। और अधिकतम सजा कितनी दी जा सकती है, फांसी की सजा यानी कि मृत्युदंड। इसमें भी आपका देखिए भाई, दुष्प्रेरण में आपका मृत्युदंड और भी है, उसको कोरिलेट करके पढ़ना है। आपका 2 धाराएं और पढ़नी है, 305 और 305 में भी फांसी की सजा है, इसमें आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 306 में भी वही है, लेकिन अंतर है। 305 देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी 18 वर्ष से कम के बालक को, किसी पागल को या किसी मर्द को दुष्प्रेरण करता है, किसके लिए, सुसाइड के लिए, और वह व्यक्ति सुसाइड इस दुष्प्रेरण के कारण कर लेता है, तो दुष्प्रेरण कर्ता को अधिकतम सजा कितनी दी जा सकती है, और वयस्क